बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं विषय के अंतर्गत आज हम भारत में युवाओं की समस्याएं विषय पर विचार करेंगे। भारतीय समाज में देखा कि हमने बहुत सारी सामाजिक समस्याएं देखने में आती है और उन समस्याओं में के कारण देश के युवाओं में एक आक्रोश की स्थिति पाई जाती है और उस आक्रोश को लेकर के सक्रियता दिखाई देती है। समाज के विभिन्न वर्ग जब अपनी इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति समाज में वांछित संसाधनों के माध्यम से नहीं होती है तो समाज में व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का असंतोष या तनाव समाज के चिन्हित वर्ग में जन्म लेने लगता है और वो चिन्हित वर्ग समाज में उस समस्या के कारणों को जन्म देने लगता है। समस्या समाज के अंदर स्व उद्भूत नहीं होती है अपितु परिस्थिति जन्य कारणों से या कारकों से समस्याओं का जन्म होता है। वर्तमान हमारा समाज परिवर्तन के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। समाज में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और नवविकसित राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने बहुत सारे वर्गों में अपनी अपेक्षाओं को विविध कारणों से उजागर किया है। भारतीय संविधान ने सभी वर्गों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, साथ ही व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग किया है। संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के कारण समाज में एक प्रकार की नवीन चेतना का विकास हुआ है। आज समाज में जब किसी भी वर्ग के प्रति इस प्रकार का संवैधानिक अगर कोई प्रताड़ना या किसी प्रकार का कोई कारण नजर आता है तो वह वर्ग मुखर रूप से उसको विरोध करता है। क्योंकि भारत में युवा की संख्या सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक है और हमारे यहाँ पर 65% से अधिक युवा समाज में उपलब्ध आबादी का 65% युवा है। इस तरह से पूरा भारत एक युवाओं का देश है। अगर हम भारत में ये कहें कि भारतीय समाज निरंतर तेजी से एक विकसित विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका युवा पीढ़ी की होगी। और युवा पीढ़ी का सबसे मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत होना है। साथ ही उन सब तकनीकी कुशलताओं को प्राप्त करना है जिनके माध्यम से वे आगे अपने जीवन के भविष्य को तय करते हैं। लेकिन आज मौजूदा शिक्षण व्यवस्था में और तदुपरांत समाज में घटने वाली कारकों में और अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारणों ने युवाओं में बहुत सारे कारकों के कारण असंतोष उत्पन्न किया है। युवाओं में शिक्षा के प्रति जहां एक और बहुत तेजी से शिक्षा प्राप्त करने का, उन अवसरों को भुनाने का एक मौका उन्हें लगा है और उस अवसर का वो पूरा फायदा उठा करके पूरा स्कूली शिक्षा और अपना महाविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और तदुपरांत तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके एक कुशल व्यक्ति के रूप में, एक युवा के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जब उन्हें लेकिन बड़ी निराशा होती है जब वे अपनी पहचान बनाने के लिए समाज के द्वारा उचित अवसर प्राप्त न होने के कारण असमय ही तनाव और कुंठित हो जाते हैं। जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें उसे कुशल रूप से स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधियां आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है और वह युवा ये मानता है कि इन उपाधियों के बल पर मुझे आसानी से समाज में कोई कार्य मिलेगा। कार्य न मिलने के कारण वह अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और फलस्वरूप हताशा, तनाव और एक विघटन, अलगाव के दौर में पहुंच जाता है।
और फिर उसके अंदर जो असंतोष मुखर होकर के एक समस्या का प्रकटन वहां पे होने लगता है। जब बहुत सारे बेरोजगार, बेकार और बहुत सारे शिक्षित युवा इस प्रकार की एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं कि हमने जिस शिक्षा को प्राप्त किया, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वैचारिक शिक्षा हो, चाहे किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त की गई कुशलता हो, आज समाज में कुछ विशेष वर्गों को छोड़कर और कुछ विशेष पक्षों को छोड़कर बहुत सारी समाज में हमें बेकारी और बेरोजगारी देखने को मिलती है। उस बेकारी के कारण, उचित नियोजन की व्यवस्था न होने के कारण, अपने नए कार्य करने पा रहे और अपनी कुशल भूमिका न निभाने के कारण असमय ही समाज एक व्यवस्थागत समस्या और व्याधि की ओर बढ़ रहा है। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की बहुत अधिक भूमिका रही है और कृषि की अर्थव्यवस्था इसलिए भी आवश्यक रही है क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है बहुत अधिक मात्रा में खेती से जुड़े कार्यों को संपन्न करती रही है। लेकिन कालांतर में शिक्षा के तेजी से होने वाले विकास ने कहीं न कहीं कृषि व्यवस्था को और कृषि में होने वाले तकनीकी नवाचार के कारण शिक्षा को और शिक्षा में हुई क्रांति को और तकनीकी क्रांति ने युवाओं का ध्यान अन्य पक्षों की ओर मोड़ा है। जहां 1970 और 80 के दशक के बाद कंप्यूटर क्रांति ने समाज में एक बदलाव लाया है, वो बदलाव आया है, वहीं पर कार्य क्षेत्र के खेती के अलावा बहुत सारे व्यवसाय, नियोजन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा और बहुत सारे क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन उन क्षेत्रों में लिमिटेड पद होने के कारण और लिमिटेड अवसर होने के कारण सभी लोगों को वहां अवसर नहीं प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे अपनी एक प्रकार की उस व्यवस्था से ग्रसित हो जाती है। तो शिक्षा और अर्थव्यवस्था का संबंध या शिक्षा और अर्थ का संबंध होना चाहिए या न होना चाहिए, इसको लेकर के एक वैचारिक बहस समाज में की जानी चाहिए कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका किस तरह से हम परिमार्जन करें और शिक्षण व्यवस्था को किस प्रकार से हम गति दें कि शिक्षण व्यवस्था धीरे धीरे समाज में एक क्रांतिकारी चुनौती को, जो आने वाले समय में जब हमारा देश एक युवा पीढ़ी का देश होगा और हमें बड़ी दुख के साथ ये बताना होगा कि जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश के युवा कहीं ना कहीं भटकती हुई रास्तों की ओर लौट जाएंगे। और यही कारण है कि समाज में हमारे बहुत से जो समाज की अन्य समस्याएं हैं, जिनमें अगर हम देखें मद्यपान, नशाखोरी और फिर कालांतर में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और बहुत सारी जो दूसरी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनको एक ये जो शिक्षण व्यवस्था का अनियोजनकारी मार्ग है, ये भी एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों को कुशल और तकनीकी रूप से ऐसी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराए जहां पर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसके उचित नियोजन का मार्ग प्रशस्त हो सके और वो अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को भी परंपरागत रूप से वो कार्य सिखा सके। अगर हम प्राचीन भारत की हमारी शिक्षण व्यवस्था को और परंपरागत लघु और कुटीर उद्योग व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पाएंगे कि वहां पर हमारे लिए एक ऐसी कुशल व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम समाज में परंपरागत रूप से कर्म को ही प्रधान मानते हुए हर जाति और हर वर्ण का अपना एक विशेष कार्य जहाँ था, उस कर्म की कुशलता के कारण ही लोगों ने अपने अपने समय में श्रेष्ठतम समाज और श्रेष्ठतम भारत की विकास की नींव रखी। और प्राचीन भारत में जहाँ पर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और सब में क्रांति हुई, उसका एक वैचारिक कारण और उसका एक मूल कारण हमारी दृढ़ क्रियात्मक शिक्षा पद्धति थी। सीखो और करो, उसके माध्यम से
जो सीखा गया उसी का समाज में इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और यही कारण है कि समाज प्राचीन भारत को हम एक स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं, और प्राचीन स्वर्ण की जो हमारी युग की धरोहर है उसको हम कालांतर में धीरे धीरे रख नहीं पाए, संजो नहीं पाए, और जो एक हमारी समृद्ध व्यवस्था होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे एक हम उस व्यवस्था से चुनौती प्राप्त करते हुए एक तनाव और समस्या की ओर अग्रसर हो गए। धन्यवाद।